Hello, student of class 11. Today we will discuss about strong nuclear force, weak nuclear force, and introduce about some scientists like Albert Einstein, Satyendranath Bose, and etc. So first we start about strong nuclear force. The strong nuclear force binds proton and neutron in our nucleus. It is evident that without some attractive force, our nucleus will be unstable due to the electric repulsion between its proton. Friends, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखता है और इसकी मौजूदगी से ही बिना इसकी मौजूदगी के इसके न्यूक्लियस में रहने वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नहीं रह सकते, क्योंकि इन प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स होता है जो इन दोनों को एक दूर दूर हटाने का प्रयास करता है। तो इनको स्टेबल बनाने के लिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही जरूरी होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिना किसी अट्रैक्टिव फोर्स के किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन अस्थायी होते हैं। And this attractive force cannot be gravitational since force of gravity is negligible compared to the electric force. और उनके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की तुलना में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मतलब शून्य के बराबर होता है, नगण्य होता है। तो अ न्यू बेसिक फोर्स मस्ट देयरफॉर बी इन्वोक्ड, तो वहाँ पे एक नए फोर्स का जन्म होता है। एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, अबाउट 100 टाइम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन स्ट्रेंथ। तो इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सभी मूलभूत बलों की अपेक्षा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का 100 गुना लगभग ज्यादा होता है। एंड इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन, एंड ए प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। ओके, ये ऐसा मतलब स्वतंत्र चार्ज होता है जो किन्हीं भी दो प्रोटॉन के बीच में या दो न्यूट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कार्य करता है। इट्स रेंज इज हाउएवर एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि हालांकि इसका जो रेंज होता है बहुत ही कम होता है, जिसका न्यूक्लियर डायमेंशन 10⁻⁻15 मीटर के करीब में होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, और यही फोर्स किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उसको बांधे रखता है, उसको बनाए रखता है। द इलेक्ट्रॉन, इट मस्ट बी नोटेड, डजंट एक्सपीरियंस दिस फोर्स, और उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बल का अनुभव नहीं करते। Recent development have, however, indicated that proton and neutrons are built out of a still more elementary constituent called quark. हाल ही में हुए शोध में ये देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिल करके एक मजबूत
न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसे कार्क कहते हैं, क्वार्क। ओके, नेक्स्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज द बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स, ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये बहुत कम प्रतीत होता है और ये उन प्रक्रियाओं में दिखाई पड़ता है जैसे जब बीटा किरणों का क्षरण होता है किसी न्यूक्लियस में, तो ऐसे फोर्स देखने को मिलते हैं। इन बीटा डिके द न्यूक्लियस एमिट्स कैन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो, और वो उस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन और कुछ उसमें से अनचार्ज पार्टिकल वहां से निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रिनो कहा जाता है। एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जिसे हमने कहा है वो इतना भी वीक नहीं होता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हो, बट ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा अधिक होता है, बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। परंतु ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक नहीं होता। ओके, so the range of weak nuclear force is extremely small of the order of 10 to the power minus 16 मीटर। तो इसलिए जो वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है वो पूर्णतः 10 to the power minus 6 मीटर की बराबर है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। To remove the section 1.1, the unification is a basic quest in physics. Great advances in physics often amount to unification of different theories and domains. देखिए, सेक्शन 1.1 में हम लोगों ने एक बात को नोट किया था कि यूनिफिकेशन फिजिक्स में एक आधारभूत प्रश्न है। ग्रेट एडवांसेज इन फिजिक्स ऑफन अमाउंट टू यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज एंड डोमेन्स। और इसका फिजिक्स यहाँ तक कि फिजिक्स के अन्य जो थ्योरीज हैं या इसके अन्य जो डोमेन्स हैं इसमें इसका प्रायः ज़्यादा योगदान है। और न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन्स अंडर ए कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल डोमेन्स के क्षेत्र में ऐसे ही कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल रूल दिए। द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज ऑफ ऑरस्टेड एंड फैराडे शो द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना आर इन जनरल इनसेपरेबल। इसके अलावा ऑरस्टेड और फैराडे इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा ये खोज करके ये दिखाया कि किसी भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक क्रिया के दौरान ये उत्पन्न होते हैं। मैक्सवेल यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स विद डिस्कवरी दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स के क्षेत्र में ये खोज की कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आइंस्टीन अटेम्प्ट टू यूनिफाई ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बट कुड नॉट सक्सीड इन दिस वेंचर। हालांकि इससे पहले आइंस्टीन ने भी ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने का प्रयास किया था, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा इनको सफलता हासिल नहीं हुई। बट दिस डिड नॉट डिटर फिजिसिस्ट फ्रॉम जीलियसली परसुइंग द गोल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। परंतु जो अनेक हमारे भौतिकविद हैं वो अपनी इस इच्छा के कारण बलों के यूनिफिकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्होंने सफलता नहीं पाई। और रिसेंट डिकेड्स हैव सीन मच प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट। और हाल ही के दशकों में इसके क्षेत्र में बहुत से प्रोग्रेस देखने को मिले हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स हैव नाउ बीन यूनिफाइड एंड आर सीन एज एस्पेक्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स को अब
यूनिफाइड और जो है सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स के एस्पेक्ट में देखा जाने लगा। तो व्हाट दिस यूनिफिकेशन एक्चुअली मीन्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन हियर। वास्तव में ये यूनिफिकेशन क्या है, इसको यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है। अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू यूनिफाई द इलेक्ट्रोवीक एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इवन टू यूनिफाई द ग्रेविटेशनल फोर्स विद द रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। तो हालांकि ये प्रयास किया गया कि वीक फोर्स और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं इनको यूनिफाई करने का प्रयास किया गया, यहाँ तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स और बाकी के जो अन्य फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनको भी डिफाइन करने का प्रयास किया गया। तो मेनी ऑफ दीज आइडियाज आर स्टिल स्पेकुलेटेड एंड इनकॉन्क्लूसिव। Table 1.4 summarize some of the milestone in the progress toward unification of the forces in nature. तो टेबल 1.4 में जैसा कि ऐसे ही कुछ बलों प्रकृति में विद्यमान बलों के यूनिफिकेशन से रिलेटेड कुछ खोज की गई है जो अपने आप में एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर साबित होती है। जैसा कि इस टेबल में दिया गया है कि नेम ऑफ द फिजिसिस्ट, ईयर एंड अचीवमेंट इन यूनिफिकेशन। तो ये टेबल विभिन्न प्रकार के बलों और उनके संबंधित क्षेत्र के विषय में उन्नति को दर्शाते हैं। जैसा कि सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने 1687 में कुछ अचीवमेंट हासिल की थी यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के क्षेत्र में। तो यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स showed that the same law of motion and the law of gravitation applied to the both domains. तो 1687 में आइजैक न्यूटन ने सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने एक ही प्रकार के मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों को एक साथ परिभाषित किया। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, माइकल फैराडे, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड जो कि 1820 में इन्होंने ये दिखाया कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है, फेनामेना आर इनसेपरेबल एस्पेक्ट ऑफ यूनिफाइड डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो माइकल फैराडे, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, इन दोनों ने मिलकर 1820 से 1830 में ये साबित किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने 1873 में ये इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स के क्षेत्र में ये साबित किया कि सो द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन्होंने बताया कि लाइट क्या होती है, अपने आप में एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसके अलावा स्लाइड एंड ग्लासो 1979, अब्दुल सलाम, स्टीवन बेनबर्ग showed that the weak nuclear force and the electromagnetic force could be viewed as different aspects of a single electroweak force. तो इन स्लेडन, ग्लासो, अब्दुल सलाम और स्टीवन बिनबर्ग इन्होंने 1979 में ये दिखाया कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं ये दोनों एक सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स को नहीं शो करते बल्कि ये अलग अलग होते हैं। एंड कार्लो रूबिया, साइमन वॉन्डर मीर 1984 में इन्होंने वेरीफाइड किया कि अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स की थ्योरी को परिभाषित किया। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन and their period is 1879 to 1955. Albert Einstein, born in Ulm, Germany in 1879, is universally regarded as one of the greatest physicists of all time. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म नामक स्थान पर 1879 में हुआ था और इन्होंने भौतिक के क्षेत्र में बहुत ही सफलताएं अर्जित की, या हम इनको कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत ही महान भौतिकविद रहे हैं।
उस समय में। His astonishing scientific career began with the publication of 3 path-breaking papers in 1905. यानी उनके साइंटिफिक कैरियर की शुरुआत 1905 में तब होती है जब उन्होंने 3 पाथ ब्रेकिंग पेपर की शुरुआत की। In the first paper, he introduced the notion of light quanta, now called photon, and used it to explain the feature of photoelectric effect that is the classical wave theory of radiation could not account for. अल्बर्ट आइंस्टीन के साइंटिफिक करियर की शुरुआत इनके 3 पत्रों, जो कि 1905 में इनके द्वारा 3 पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें इनके फर्स्ट पेपर में क्वांटा थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने वाले प्रभाव और उसके क्लासिकल वेव थ्योरी को इन्होंने दर्शाया था। और इनके सेकंड पेपर में ही डेवलप अ थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, और इनका दूसरे पत्र में इन्होंने ब्राउनियन मोशन के बारे में, ठीक है, दर्शाया था। That was confirmed experimentally a few years later and provided a convincing evidence of the atomic picture of made Einstein a legend in his own time. उनके तीसरे पेपर ने एक सापेक्षता के संबंधित एक स्पेशल थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत किया था, जो उनके जीवन काल के दौरान उन्हें एक महान साइंटिस्ट बनाता है। In the next decade, he explored the consequences of his equation E is equal to mc square, और अगले दशक में उन्होंने इसी क्रम में E is equal to mc square इक्वेशन को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रकाश की गति को प्रतिपादित किया। He also created the general version of relativity, the general theory of relativity, which is the modern theory of gravitation. Some of scientists Einstein's most significant later contribution are law, a static model of the universe, which started modern cosmology, quantum statics of a gas of massive boson, and the electrical analysis of the foundation of quantum mechanics. Okay, son. The year 2005 was declared as International Year of Physics in recognition of Einstein's monumental contribution to physics in year 1905, describing revolutionary scientific ideas that have since influenced all of modern physics. तो सन 2005 में ये घोषणा की गई, फिजिक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई, और इसमें आइंस्टीन के द्वारा जो ऐतिहासिक पूर्ण योगदान है 1905 के दौरान इनके द्वारा दिए गए ऐतिहासिक पूर्ण योगदान को स्थापित करने के लिए, यानी उनको उनके गौरव को याद रखने के लिए सन 2005 में ये घोषणा की गई कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय भौतिक दिवस मनाने की घोषणा की गई। इससे उस महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की एक सरकार द्वारा एक सम्मानित और एक विभूति दी गई। Okay, friends, now let us discuss about second physicist, that is Satyendra Nath Bose, and their life period is 1894 to 1974. अब हम एक दूसरे वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, जिनका कार्यकाल 1894 से लेकर के 1974 तक रहा है। Satyendra Nath Bose, born in Kolkata in 1894, is among the great Indian physicists who made a fundamental contribution to the advance of science in the 20th century.
तो सत्येंद्र नाथ बोस, जिनका जन्म 1854 में कलकत्ता में हुआ था, वो एक महान भारतीय भौतिकविद थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में एक आधारभूत योगदान दिया। An outstanding student throughout, Bose started his career in 1916 as a lecturer in physics in Calcutta University. सत्येंद्र नाथ बसु बचपन से ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने के साथ साथ इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के लेक्चरर के रूप में की। 5 years later he joined डेक्का यूनिवर्सिटी, और 5 साल के बाद उन्होंने डक्का यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। Here in 1924, in a brilliant flash of insight, Bose gave a new derivation of Planck's law, और 1924 में उन्होंने एक अद्भुत उन्होंने प्रतिपादन किया, जिसे प्लैंक्स लॉ, जिसको इन्होंने अच्छे से डिराइव किया। इनमें एक नई थ्योरी दी, ट्रीटिंग रेडिएशन एज ए गैस ऑफ फोटोन एंड एम्प्लॉइंग न्यू स्टैटिकल मेथड ऑफ काउंटिंग ऑफ फोटोन स्टेट्स। इसके अलावा रेडिएशन, किसी गैस के दौरान होने वाले फोटोन और उससे निकलने वाली रेडिएशन, और उसमें कुछ स्टैटिकल मेथड इन्होंने प्रस्तुत किए। He wrote a short paper on the subject and sent it to Einstein, who immediately recognized its great significance. उन्होंने एक लघु पत्र लिखा इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर उन्होंने एक पत्र लिखा और इसे उस समय के जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे उनके पास उन्होंने भेजा, and translated it in German and forwarded it for publication, और उसका जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करवाया और इसे प्रकाशित किया। आइंस्टीन देन अप्लाइड द सेम मेथड टू अ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद आइंस्टीन ने उन्हीं के सेम मेथड को अपना करके किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को प्रतिपादित किया। द की न्यू कॉन्सेप्चुअल इंग्रेडिएंट इन बोस वर्क वाज दैट पार्टिकल्स वर रिगार्डेड एज indistinguishable a radical departure from the assumption that underlies the classical Maxwell-Boltzmann statics. It was soon realized that the new Bose-Einstein static was applicable to particles with integer spin, and a new quantum static, Fermi direct static, was needed for particles with half integer spin, satisfying Pauli's exclusion principle. Okay, students? तो इस तरह से सत्येंद्र नाथ बोस